हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेली प्राइम का कोर्स, जिसमें आपको बिगिनिंग से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा। इसमें आपको पूरी तरह से नोट्स भी दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिससे कि आप टेली को और अच्छे से सीख सकें। तो शुरू करते हैं इस कोर्स को। टेली जानने से पहले हम अकाउंटिंग को जानते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग को जब तक नहीं समझेंगे हम टेली को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग को समझते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यवसाय या संगठन के वित्तीय लेन-देन को रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त और विश्लेषण किया जाता है। लेखांकन के माध्यम से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त की जाती है। सीधा-साधा इसका मतलब है कि अकाउंटिंग मतलब जो पैसा का लेन-देन होता है उसका रिकॉर्ड बनाना है, उसका वर्गीकृत करना है, उसका एनालिसिस करना है। इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? लेखांकन के प्रमुख कार्य पहला होता है लेन-देन की रिकॉर्ड। ठीक है, वित्तीय विवरण तैयार करना, विश्लेषण और व्याख्या। ठीक है ना? और चौथा है वित्तीय रिपोर्टिंग। ठीक है ना? इसका प्रमुख कार्य, अकाउंटिंग का प्रमुख कार्य ये था। ट्रांजैक्शन, चलो हम जानते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन-देन। ठीक है ना? यह किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन द्वारा किए गए किसी भी आर्थिक या वित्तीय गतिविधि को दर्शाता है। जब कोई वस्तु, सेवा या धन का आदान प्रदान होता है तो उसे लेन देन कहा जाता है, यानी कि ट्रांजेक्शन कहा जाता है। यानी जब हम किसी भी पैसा को हम किसी को देते हैं या लेते हैं, उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। यह काम व्यवसाय या संगठन के द्वारा किया जाता है तो इसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना? लेन देन के प्रकार। नगद लेन देन, जब भुगतान या प्राप्ति नगद में होती है तो इसे नगद लेन देन कहते हैं। यानी सीधा सीधा पैसा दे देते हैं कि बिना किसी ऑनलाइन या फिर किसी क्यूआर कोड के द्वारा सीधा सीधा पैसा देते हैं, यानी नगद देते हैं, उसी को ही हम नगद भुगतान कहते हैं। उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब भुगतान या प्राप्ति भविष्य में की जाती है, यानी कि भविष्य में जब इसे किया जाता है तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। आंतरिक लेन देन, इंटरनल ट्रांजेक्शन, व्यवसाय के अंदर होने वाली गतिविधियां जैसे कि स्टॉक ट्रांसफर, यानी कि जब हम व्यवसाय के अंदर कोई भी लेन देन करते हैं तो उसे इंटरनल ट्रांजेक्शन या फिर आंतरिक लेन देन कहते हैं। बाहरी लेन देन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, व्यवसाय और बाहरी पक्षों के बीच होने वाले गतिविधि जैसे ग्राहक को बिक्री। इसमें क्या होता है कि जो व्यवसाय है और बाहरी पक्ष यानी कोई कस्टमर है, उसे हम कोई लेन देन करते हैं तो इसे हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं। परचेस, चलो हम जानते हैं परचेस क्या होता है। परचेस को हिंदी में कहते हैं खरीद कहते हैं। ठीक है ना? यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या सेवा को धन के बदले प्राप्त किया जाता है। व्यवसाय में जब कंपनी अपने उपयोग या बिक्री के लिए सामान या सेवाएं लेते हैं तो उसे खरीद कहा जाता है, यानी परचेस कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब यही है कि जब हम किसी को कुछ बेचते हैं या कुछ सेवा प्रदान करते हैं तो उसके बदले वह ग्राहक हमें एक पैसा देता है, इसी को कहते हैं परचेस। ठीक है ना? इसका सिंपल सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, चलो जानते हैं हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हिंदी में उधार लेन देन कहा जाता है, यानी कि हम पहले खरीद लेते हैं, पैसा बाद में देते हैं, इसी को ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सामान या सेवाएं प्राप्त की जाती है या बेची जाती है, लेकिन उसका भुगतान तुरंत नहीं किया जाता। भुगतान भविष्य में किसी निश्चित समय पर किया जाता है, यानी कि हम वही बोला ना, पहले सामान खरीद लेते हैं, भुगतान बाद में करते हैं, यानी भविष्य में छोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है? सेल्स, अब जानते हैं हम सेल्स क्या होता है। सेल्स को हिंदी में बिक्री कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद या सेवा को ग्राहक को धन के बदले दिया जाता है। जब कोई व्यवसाय अपने सामान की सेवाएं बेचता है तो उसे बिक्री कहा जाता है। यानी इसका मतलब वही है कि सेल्स का मतलब वही है कि हम
बिक्री यानी समझ रहे हो कि आप अपना जब कोई कोई दुकानदार पैसा यानी हमें हमें कोई वस्तु देता है, उसके बदले जब ग्राहक उसको पैसा देता है, उसे हम बिक्री कहते हैं। बस इसी को बोलते हैं हम सेल्स। परचेज रिटर्न्स और रिजेक्शंस इन आउटवर्ड इनवॉइस। परचेज रिटर्न्स या रिजेक्शन इन या आउटवर्ड इनवॉइस का मतलब होता है कि जब कोई खरीदार किसी कारणवश खरीदी हुई वस्तु को विक्रेता को वापस करता है, तो इस प्रक्रिया को परचेज रिटर्न्स या रिजेक्शन इन कहा जाता है। इसके लिए जो बिल तैयार किया जाता है, उसे आउटवर्ड इनवॉइस कहा जाता है, क्योंकि सामान बाहर भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई सामान लेते हैं, कोई बाहर में कोई सामान लिए, अगर वो किसी कारणवश यानी वो यानी वो रिजेक्ट यानी कुछ डिफेक्टिव माल निकल जाता है, तो उसे हम जब हम ग्राहक उसे फिर से दुकानदार को देता है, तो उसके टाइम वह एक इनवॉइस बनाते हैं, यानी एक बिल बनाते हैं। उसी को ही हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स और रिजेक्शन इन आउटवर्ड इनवॉइस, क्योंकि वह पैसा को वापस कर रहा है, तो इसके लिए भी एक बिल जनरेट होता है, इसी को कहते हैं। ठीक है ना, परचेज रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स आर रिजेक्शन आउट और इनवर्ड इनवॉइस। सेल्स रिटर्न्स सेल्स रिटर्न्स या रिजेक्शन आउट या इनवर्ड इनवॉइस का मतलब है कि जब कोई ग्राहक कस्टमर खरीदे गए सामान को किसी कारणवश विक्रेता को वापस करता है, तो उसे सेल्स रिटर्न्स या रिजेक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए बिल बनाया जाता है। इनवर्ड इनवॉइस कहा जाता है, क्योंकि सामान विक्रेता के की ओर वापस आ रहा है। यही है, शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। सेम टू सेम यही वही प्रक्रिया है। जैसे रिजेक्शन के बाद जब जब कोई सामान बेचता है, तो सामान कभी कभार डिफेक्टिव हो जाता है, तो वापस आ जाते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, उस समय एक बिल जनरेट होता है, इसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स। एसेट्स यानी संपत्ति। एसेट्स संपत्ति का मतलब उन सभी चीजों से है जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन की मालिकाना हक में होती है और जिनका उपयोग भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि वही है एसेट यानी संपत्ति। संपत्ति यानी जो हमारा अधिकार है, जैसे कि हमारे पास फ्रिज है, या हमारी संपत्ति फ्रिज है, कुछ भी हो सकता है। जो हमारा फ्रिज है, कंप्यूटर है, यह हमारा संपत्ति है, इसी को हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज दायित्व या देनदारियां। लायबिलिटीज का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन द्वारा दूसरे को चुकाने वाली राशि या उत्तरदायित्व। ये वित्तीय जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें भविष्य में नकद, सामान या सेवाएं के रूप में चुकाना पड़ता है। लायबिलिटीज वही है जो कि हमारा एक दायित्व होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अगर कुछ सामान खरीदा, ठीक है ना, उसको उसको पैसा नहीं दिया, वो भविष्य के लिए उसको छोड़ दिया, तो भविष्य में देगा करके, ये हमारा होता है लायबिलिटीज, यानी कि उधारी। समझ होगा, समझ जाओ। कैप कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी का मतलब है वह धनराशि या संपत्ति जो किसी व्यवसाय को शुरू करने, चलाने और विस्तार करने के लिए लगाई जाती है। यह व्यवसाय की मूल निवेश राशि होती है, जिसे मालिक या शेयर धारकों द्वारा लगाया जाता है। पूंजी वही है कैपिटल, यानी कि जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। बस इतना ही होता है पूंजी का मतलब। डेबिटर यानी देयक या ऋणी। डेबिटर उन व्यक्तियों या संस्थाओं को कहते हैं जिन्होंने किसी व्यवसाय से उधार पर सामान या सेवाएं ली है और जिनसे भविष्य में भुगतान प्राप्त होना बाकी है। सरल शब्दों में डेबिटर यह होता है जो किसी व्यवसाय का कर्जदार या उधार लेने वाला होता है। डेबिटर यानी कि जब हम किसी व्यवसाय को चालू करने के लिए हम किसी बैंक से अगर कुछ
उधार लेते हैं या फिर कुछ लोन लेते हैं, इसी को हम डेबिटर कहते हैं। ठीक है ना। क्रेडिटर, क्रेडिटर उन व्यक्तियों या संस्थाओं को कहा जाता है जिन्होंने किसी व्यवसाय को उधार पर सामान, सेवाएं और या धनराशि प्रदान की है और उन्हें भविष्य में भुगतान या पेमेंट प्राप्त होना है। सरल शब्दों में क्रेडिटर वह होता है जिसका पैसा व्यवसाय को चुकाना होता है। क्रेडिटर वही है जब हम किसी को उधार देते हैं, उसी को ही क्रेडिटर कहते हैं। उधार देने वाले को ही हम क्रेडिटर कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है ये। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब है कि जब व्यवसाय या मालिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से नकद या संपत्ति निकालती है तो यह राशि या संपत्ति व्यवसाय की पूंजी या कैपिटल से घट जाती है। हाँ, जब कोई मालिक पैसा अपने व्यवसाय से कुछ पैसा निकालता है अपने व्यक्तिगत लाभ के, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना, इस पूंजी को ही हम इस पूंजी से हम जो मेन पूंजी है, जो हमारा कैपिटल है, उसमें घट जाता है ना, उस पूंजी में उस कैपिटल का अकाउंट घट जाता है, इसी को ही ड्राइंग कहते हैं। यानी कि इसका मतलब वही है कि जब हम अपने व्यक्तिगत चीज के लिए हम अपने जो पूंजी जो हमने कैपिटल जमा किया था जो अपने व्यवसाय के लिए, उसमें कुछ से पैसा निकालते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है ना, तो इसी को ही हम ड्राइंग कहते हैं। बिजनेस, व्यवसाय का मतलब उन गतिविधियों से है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसमें व्यक्तियों या सेवाओं का उत्पादन, खरीदी, बिक्री या विनिमय शामिल होता है। बिजनेस तो वही है कि जिसमें हम किसी कुछ फायदा के लिए हम वस्तुओं को बेचते हैं, उससे हम कुछ फायदा मिलता है, इसी को ही हम बिजनेस कहते हैं। गुड्स बिजनेस, ठीक है, गुड्स बेस्ड बिजनेस यानी वस्तु आधारित व्यवसाय। वस्तु आधारित व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसमें भौतिक उत्पादों का उत्पादन, खरीदी या बिक्री किया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में मुख्य रूप से ग्राहक को वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिन्हें वे उपयोग के लिए खरीदते हैं। यानी कि वह व्यवसाय जिसमें हम कुछ फिजिकल फिजिकल उत्पादों को बेचते हैं, यानी फिजिकल वस्तुएं बेचते हैं, उसको ही हम गुड्स बेस्ड बिजनेस कहते हैं। ठीक है ना। सर्विस बेस्ड बिजनेस, सेवा आधारित व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसमें ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है, न कि भौतिक वस्तुएं। इसमें व्यवसाय अपनी कौशल, विशेषता या समय बेचता है ताकि ग्राहक की किसी आवश्यकता या समस्या का समाधान किया जा सके। यानी कि इसमें क्या आता है कि इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर रहता है जो अपने सर्विस के बदले पैसा लेता है, इसी को हम सर्विस बेस्ड बिजनेस कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज टेली, चलो अब जानते हैं टेली क्या होता है। टेली एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वस्तुओं में लेखा जोखा रखने, बही खाता तैयार करने, जीएसटी फाइल करने, वेतन प्रबंधन और स्टॉक प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। एंड टेली का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि अपने कोई बिजनेस में अगर अपना बही खाता को चेक कर देखना है, अपने जीएसटी फाइल करना है, वेतन देना है, स्टॉक को देखना है कि कितना हमारे पास सामान बचा है, इन सभी कार्यों को करने के लिए हम टेली का उपयोग करते हैं। हम टेली का उपयोग क्यों करते हैं, चलो जानते हैं हम टेली का उपयोग क्यों करते हैं। टेली एक अत्यधिक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यवसाय में वित्तीय कार्यों को सरल और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लेखा जोखा और टैक्सेशन के लिए किया जाता है। वही है जो बताया था कि इसमें हम अपने हमने जो व्यवसाय है उसका लेखा जोखा देखना है कि क्या पैसा जा रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हम टैक्स दे रहे हैं, वो सब का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे हम कहते हैं टेली। ठीक है ना। टेली का उपयोग करने के लिए मुख्य कारण, ठीक है ना, टेली उपयोग करने के लिए मुख्य कारण है लेखा जोखा प्रबंधन यानी अकाउंटिंग मैनेजमेंट। व्यवसाय में होने वाले सभी वित्तीय लेन देन
को आसानी से रिकॉर्ड और प्रबंधित करता है। ठीक है। नकद बही खरीदी बिक्री, देयता, पेबल और प्राप्ति को ट्रैक करते हैं, यानी कि हम किसको क्या पैसा दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सब कुछ हमें टेली में मिलता है। ठीक है ना। कैश बुक होते हैं इसे। दूसरा है जीएसटी और अन्य कर प्रबंधन है, टैक्स के बारे में भी हम इसमें तैयार करते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रिपोर्ट तैयार करना और रिटर्न फाइल करना। इसमें हम जीएसटी फाइल कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस और अन्य करों का गणना कर सकते हैं, यानी इसमें हम टीडीएस भी कर सकते हैं, टीसीएस और अन्य करों की गणना भी कर सकते हैं। थर्ड है इन्वेंटरी प्रबंधन। इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है, चल जानते हैं। स्टॉक की निगरानी करना, स्टॉक की स्थिति और मूल्य का प्रबंधन करना, यानी हम जो हमारे जो सामान है कितना पड़ा हुआ है उसको देखना, कितना सारा है, उसके मूल्यों का प्रबंधन करना, यानी वो कितने रुपए का, उसको हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है ना। माल की खरीदी और बिक्री की रिपोर्ट तैयार करना है, यानी हम माल जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। चौथा है वेतन प्रबंधन, यानी पे और पेरोल का मैनेजमेंट करना है, यानी वेतन कैसे दे रहे हैं, यानी कि कर्मचारी के वेतन, बोनस और कटौतियों की गणना करते हैं। इसमें कर्मचारियों की वेतन और बोनस और उसमें कितने सारी कटौतियां हैं उसकी गणना करते हैं। कर्मचारी का विवरण और वेतन पर्ची बनाना, यानी पे स्लिप बनाना, सैलरी स्लिप बनाने के लिए सब करते हैं। पांचवा है तेजी और सटीकता, यानी इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। मैन्युअली लेखांकन की तुलना में अधिक तेज और त्रुटि रहित गणना होती है, यानी इसमें बहुत जल्दी से ही हम अकाउंटिंग कर लेते हैं, बहुत फास्ट होता है और इसमें ज़्यादा इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, इसमें गलती होती ही नहीं है, समझ। बड़ी मात्रा में डेटा को आसानी से हैंडल करता है, यानी बहुत बड़े-बड़े जो हम गणनाएँ करते हैं जो, उसे बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है यह सॉफ्टवेयर टेली। छठवां है रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है। बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण और अन्य वित्तीय रिपोर्ट बनाना, यानी कि हम इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं और इसमें लाभ-हानि का, यानी क्या प्रॉफ़िट, क्या लॉस है और उसका स्टेटमेंट हम इसमें निकाल सकते हैं। अन्य और बहुत सारे वित्तीय रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अन्य व्यवसाय की स्थिति और प्रदर्शन की स्पष्ट जानकारी प्रदान करना, यानी हम व्यवसाय की जो स्थिति, जैसे व्यवसाय अगर ऊँचाई तक जा रहा है तो उसको हम देख सकते हैं, स्पष्ट उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम अपने बिज़नेस की स्थिति है उसको हम देख सकते हैं कि कितना ऊँचाई तक जा रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इसको हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है ना? सातवाँ है मल्टी यूज़र्स एक्सेस। ठीक है? एक ही समय में कई लोग एक साथ सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। यानी इसमें हम बहुत सारे जो काम हैं उसको एक ही समय में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त। टेली का उपयोग किसे करना चाहिए? छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसाय के लिए, अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टेंट के लिए, उद्यमी जो अपने वित्तीय डेटा का कुशलता से प्रबंधित करना चाहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर के लिए, या हम इसमें कर सकते हैं इसका उपयोग। टेली ईआरपी और टेली प्राइम में क्या अंतर है? तो जानते हैं टेली ईआरपी और टेली प्राइम दोनों में क्या अंतर है? इसमें अंतर है टेली सॉल्यूशन में लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दोनों टेली सॉल्यूशन में एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन टेली प्राइम नया है और उन्नत संस्करण है जिसमें कई-कई नई सुविधाएँ और उपयोगकर्ता के अनुभव में सुधार किया गया है। टेली प्राइम अभी-अभी बना हुआ है और इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे फीचर दिए गए हैं। ठीक है? उन्नत फीचर दिए गए हैं। ठीक है ना? तो जानते हैं क्या होता है, क्या-क्या अंतर विशेषता है। ठीक है? उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, जो टेली ईआरपी में होता है जटिल और पारंपरिक मेन्यू मेन्यू आधारित है, मगर टेली प्राइम में है सरलता, आधुनिक और अधिक उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलित है।
यानी टेली ईआरपी में बहुत जटिलता के साथ पारंपरिक मेन्यू है, मगर टेली में बहुत ही सरल तरीके से इसमें आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। नीवो नेविगेशन नेविगेशन कर सकते हैं। टेली ईआरपी में होता है कि कई स्टेप्स में काम करना पड़ता है, यानी बहुत से स्टेप्स होते हैं, मगर जो टेली प्राइम में है उसमें होता है तेज और आसानी से नेविगेशन कम स्टेप में कर सकते हैं, यानी इसमें हम बहुत ही कम स्टेप में आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं, बहुत तेज गति से वो भी। मल्टीटास्किंग टेली ईआरपी में होता है सीमित मल्टीटास्किंग होता है, एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं, मगर टेली प्राइम में होता है कई विंडो में एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग द टेली प्राइम सॉफ्टवेयर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के का परिचय। टेली प्राइम का आधुनिक और उन्नत अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे टेली सॉल्यूशन कंपनी द्वारा टेली ईआरपी के अपडेटेड वर्जन के रूप में विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर छोटे मध्यम और बड़े व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रबंधित करना आसान और अधिक कुशल हो जाता है। टेली प्राइम क्या होता है? टेली प्राइम एक ऑन इन वन ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, टैक्सेशंस, बैंकिंग, पेरोल और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करता है। इसका उपयोग व्यवसायों में डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और टैक्स फाइलिंग को सरल और स्वचालित बनाने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अब आ गया हमारा जो मेन है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही जरूरी है, इसी के यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं। लेखा प्रणाली में खातों के 3 प्रमुख श्रेणियां में विभाजित किया जाता है। यह 3 खाते व्यापार के वित्तीय लेन-देन को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करने में मदद करता है। पहला है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। यह खाता उन व्यक्तियों या कंपनियों या संस्थानों में संबंधित होता है जिनके साथ व्यापार में लेन-देन किया जाता है। ग्राहक हो गया, विक्रेता हो गया, बैंक खाता हो गया, पूंजी खाता हो गया। नियम अब ये नियम को जानना बहुत जरूरी है, बहुत गोल्डन रूल है। तो जानते हैं कि इसका गोल्डन डेबिटर द डेबिट है डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। यानी जो रिसीव करता है वो डेबिट में आता है, जो जो देता है यानी गिवर करता है वो क्रेडिट में आता है। इसको आप याद हमेशा रखिएगा क्योंकि ये अब यही हमें डेली एंट्री जब डाटा एंट्री करेंगे तो यही इसको ही देख कर के हमें डाटा एंट्री करना होता है। जो प्राप्त करता है उसे डेबिट कहते हैं, जो देता है उसे क्रेडिट कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। उदाहरण के लिए यदि आपने किसी ग्राहक को उधार के सामान बेचा तो ग्राहक का खाता डेबिट होगा, ठीक है ना। वास्तविक खाते हैं रियल खाते में क्या होता है? यह खाता उन वस्तुओं और संपत्तियों से संबंधित होता है जिनका व्यवसाय में भौतिक या अमूर्त रूप से अस्तित्व होता है, यानी वह खाता जिसमें हम यानी वस्तुओं का लेन-देन करते हैं, सामने खुद का संपत्तियों का लेन-देन करते हैं, उससे ही हम रियल अकाउंट बोलते हैं। उदाहरण के लिए नगद खाता हो गया, भूमिगत खाता हो गया, मशीनरी खाता हो गया, पेटेंट और ट्रेडमार्क हो गया। इसका हम रूल देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट्स गोस, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। जो जो आता है, जो अंदर आता है उसे डेबिट कहते हैं, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये गोल्डन रूल है, यही हमें काम आने वाला है। यदि यदि आपने मशीन खरीदी है तो उन मशीनरी खाता डेबिट होता है और नकद खाता क्रेडिट होता है, ठीक है ना। इसे याद रखना है। नाम मात्र खाता या नॉमिनल खाता, यह खाता आय, खर्च, लाभ, प्रॉफिट, हानि से संबंधित होता है, ठीक है ना। जहाँ लाभ हानि हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, इनकम हुआ, वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए वेतन खाता, किराया खाता, ब्याज खाता, बिक्री खाता, ये याद रखना, ठीक है ना।
नियम, इसका गोल्डन रूल क्या होता है देखते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उसे डेबिट में रखेंगे। जो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इसे हम क्रेडिट कहेंगे, यानी जो इनकम हो रहा है, हाँ, उसे ही हम इनकम यानी हम क्रेडिट कहेंगे, ठीक है ना। सभी खर्चे जो हानियां को डेबिट कहते हैं, सभी आय उन लाभ को क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना। आय है, जो इनकम हो रहा है, उसे हम क्रेडिट कहेंगे, ठीक है ना। उदाहरण के लिए, यदि उन वेतन का भुगतान किया जाता है जो वेतन खाता डेबिट होगा, नगद खाता है क्रेडिट होता है, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं खाते के प्रकार क्या है। व्यक्तिगत खाता, यानी इसका नियम है कि प्राप्तकर्ता डेबिट करे, दाता को क्रेडिट करें। यानी क्या होता है कि इसमें नियम होता है कि जो प्राप्त करता है उसे डेबिट कहते हैं, जो देता है उसे क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना। ग्राहक, विक्रेता और बैंक खाता है, ये सब होते हैं, ठीक है ना। वास्तविक खाता, जो अंदर आता है उसे डेबिट कहते हैं, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट कहते हैं। अभी जो पढ़े थे वही है। नगद है, मशीनरी है या भवन है, या होता है वास्तविक खाता। नाममात्र खाता होता है, सभी खर्चों को डेबिट करें और सभी आय को क्रेडिट करें, बस ये वेतन है, किराया है, ब्याज है, या नॉमिनल खाता में आता है, ठीक है। बस इतना ही है, इसके इंट्रोडक्शन में इतना ही है। बस इन रूल को बस फॉलो करके हम डेली को यूज़ करते हैं। तो आज यह सब बेसिक था। कल से हम अगले वीडियो में हम इसके सॉफ्टवेयर में जा करके हम एंट्री करना देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि अगला वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।